हेलो बच्चों, नमस्कार। आई होप सब बढ़िया होगे। अभी हमें अगला जो टॉपिक देखना है वो है कूलाम का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और ये कूलाम ने जो आवेश दिए हैं, आवेशों के बीच में बल किस तरह से किन किन कारणों पर डिपेंड करता है, किन किन कारणों पर उसका कारणों से उन बलों पर प्रभावित होता है, उसके बारे में एक नियम है। और कूलाम ने ये नियम पूरी तरह से प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया था। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये एक प्रायोगिक नियम था। मतलब कूलाम ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे उनको देखकर, उनको समझकर उन्होंने इस नियम को प्रस्तुत किया। ऐसा इसका प्रभाव, ऐसा इसका उद्भव था। तो कूलाम नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल के विषय में एक मात्रात्मक प्रकथन है। कहने का मतलब ये है कि ये बलों की मात्रा के बारे में, उनकी दिशा, उनके प्रभाव के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताता है। लेकिन कब? जब दो बिंदु आवेश हो। इस चीज को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। ये बिंदु आवेशों के लिए बनाया गया एक नियम है। और याद रखो, और ये हम आगे जब गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि आखिर कूलम लॉ को मतलब कूलम लॉ का अल्टरनेट हमें क्यों चाहिए था, कूलम लॉ का विकल्प हमें क्यों चाहिए। आगे हम जब देखेंगे गॉस लॉ तो मैं आपको बताऊंगा कि गॉस लॉ जो होता है वो कूलम लॉ का एक विकल्प है। तो आप एक स्वाभाविक सा प्रश्न पूछोगे कि क्यों भाई कूलम लॉ का विकल्प क्यों चाहिए। भाई हम विकल्प कब मांगते हैं? जो हमारे पास वास्तव में कोई वस्तु है, अगर उससे अच्छा कुछ आ गया है तो हम फिर उसका विकल्प चुनते हैं कि भाई हमें इसका विकल्प दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो चीज़ हम चुन रहे थे उसका वो सही है तो हम उसका विकल्प नहीं चाहते हैं। तो आखिर कूलाम के नियम का विकल्प क्यों चाहिए वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो जब आवेशित वस्तुओं के साइज उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम होते हैं। तो बिंदु आवेश का मतलब यहाँ पर क्या है? बिंदु आवेश का मतलब है कि हम जिन चार्जों की बात कर रहे हैं वो चार्ज और उनसे हम जहाँ खड़े होकर के उसके द्वारा लगने वाले बल, इन सब चीज़ों की तुलना का अध्ययन कर रहे हैं, ये दूरी बहुत ज़्यादा है। तो यही लिखा है, जब आवेशित वस्तुओं के साइज उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम हो। तो साइज देखो इसका ये है और दूरी देखो ये है। तो आप देख सकते हो इस बिंदु की जो त्रिज्या है वो इस दूरी की तुलना में बहुत 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 कम है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो आवेश है, जो यहाँ पर रखा हुआ है आवेश, ये हमारे लिए बिंदु आवेश है। जैसे जैसे इसके पास जाओगे हो सकता है इसका आकार आपको बड़ा हुआ दिखे, तो अलग बात है। लेकिन याद रखो, बिंदु आवेश के लिए कूलाम का नियम बनाया गया है। और बिंदु आवेश की शर्त यह है कि आवेश जहाँ रखे हो, जितनी दूरी में रखे हो, जितने क्षेत्र में रखे हो, उससे हम काफ़ी दूर हो, इतनी दूर हो कि वो हमें छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई पड़े। ओके, तो ऐसी आवेशित वस्तुओं के साइजों की उपेक्षा की जा सकती है और उन्हें बिंदु आवेश माना जा सकता है। तो याद रखो, बिंदु आवेश एक मानी जाने वाली स्थिति होती है। ओके, तो कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल की माप की और यह पाया कि यह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने पाया क्या कि जैसे जो बल है मान लो F है, तो वो एक चार्ज ले लो Q1 मान लो प्लस है, दूसरा चार्ज ले लो Q2 वो भी प्लस है, दोनों का गुणनफल ले लो तो Q1 Q2 हो जाएगा। तो ये जो बल था वो क्या था? बल दोनों आवेशों के परिमाण मतलब हमें उसके चार्ज के चिन्ह से मतलब नहीं है कि वो प्लस है या माइनस है, केवल इससे मतलब है वो कितने कूलाम है। तो परिमाणों के गुणनफल, ये उनका गुणनफल है, कि अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर चार्जों के बीच की दूरी मान लो Q1 है, Q2 है, इनके बीच की दूरी अगर R थी तो F जो था वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो ये दो चीजें उन्होंने एक साथ ऑब्जर्व की। यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो अगर बल है तो बल मतलब एक सदिश राशि है, तो बल एक सदिश राशि है तो उसकी कोई दिशा होगी, तो उसकी जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही दिशा में होती है। वो अभी हम चित्र बन देखेंगे तो वहां पर समझ जाएंगे। इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच निर्वात, देखो यहाँ एक वर्ड आया है निर्वात,
निर्वात में पृथक्कन मतलब उनके बीच का जो अलगाव है वो r है, और इनके बीच लगने वाले बल F का परिमाण क्या होगा, देखो ये होगा। तो किताब में क्या होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वैसे तो हम लिखते हैं तो इसके ऊपर एरो लगाते हैं, लेकिन टाइपिंग करने में ये एरो लगना थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, तो किताब लिखने वाले उसको बोल्ड कर देते हैं। तो F बोल्ड में लिखा है ना, गाढ़ा अक्षर गाढ़ा लिखा है, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसका केवल परिमाण चाहते हैं तो यानी कि आप ये कहोगे कि जो वेक्टर है इसका मॉड ले लो, इसको मॉड कहते हैं, तो इसका मॉड केवल F लिखा जाएगा। इसका मतलब है हम केवल इसकी मात्रा के बारे में हम केवल चिंता कर रहे हैं, यानी कि हम उसका केवल परिमाण जानना चाहते हैं। तो यही लिखा है, F जो है वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के गुणा के अनुपात में होगा और व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। अब एक चीज़ आप लोग को मालूम है कि जो ये व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह जब हटता है तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो भाई यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया, तो इसे के को एक कांस्टेंट कहते हैं। अपने प्रयोगों से किस प्रकार कूलम इस नियम तक पहुंचे। देखो एक और सवाल पूछा है किताब ने हमसे कि आखिर अपने प्रयोग कौन से प्रयोग थे। हम पढ़ते आ रहे हैं कि कूलम ने प्रयोग किए, कूलम ने नियम बताए, लेकिन किस तरह के प्रयोग किए। तो ये किताब बहुत बहुत थोड़े में उस क्या कह सकते हो प्रयोग को समझाने का प्रयास करती है। कूलाम ने धातु के दो आवेशित गोलों के बीच लगे बल की माप के लिए ऐंठन तुला का उपयोग किया। इसे हम टॉर्जनल बैलेंस अंग्रेजी में कहते हैं। एक उपकरण था जो उस समय लोगों ने बनाया था, मैकेनिकल एक तरह का उपकरण था, और आगे जाकर के इसी तरह के उपकरण का इस्तेमाल किया था कैवेंडिश ने न्यूटन के उस ग्रेविटेशनल लॉ को एक और तरीके से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए। लेकिन फिलहाल कूलम ने धातु के दो आवेशित गोलों के बीच लगे बल की माप के लिए ऐंठन तुला या टॉर्जनल बैलेंस का उपयोग किया। जब दो गोलों के बीच पृथक्कन प्रत्येक गोले की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होता है तो प्रत्येक आवेशित गोले को बिंदु आवेश मान लेते हैं। वही बिंदु आवेश मानने का तरीका क्या है, जैसे अगर आपके पास एक गोला यहाँ है और उनके बीच की दूरी ये है, एक गोला यहाँ है, और अगर ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है, गोले बहुत छोटे साइज में है, तो हम कहेंगे एक गोलों के ऊपर जो भी आवेश होगा वो एक तरह से बिंदु आवेश होगा। यही लिखा है, जब दो गोलों के बीच पृथक्कन प्रत्येक गोले की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होता है तो प्रत्येक आवेशित गोले को बिंदु आवेश मान सकते हैं। थोड़ी के लिए अगर हम परिमाण के बारे में बात करें, मान लो एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 0.01 सेंटीमीटर, इतना छोटा है, और इनके बीच की दूरी है मान लो 10 सेंटीमीटर। तो खुद ही तुलना करके देखो, दूरी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 0.01 सेंटीमीटर। अगर इसका अनुपात निकालोगे तो ये है 1000 हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर के बीच में 1000 गुने का अंतर है। इतना ज़्यादा अंतर होने का मतलब है हम इसको बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो प्रत्येक आवेशित गोले को बिंदु आवेश मान सकते, तथापि आरंभ करते समय गोलों पर आवेश अज्ञात थे। तब वह किस प्रकार, मतलब क्या कितना आवेश था ये उनके पास नहीं था, बस उन्होंने गोले लिए और इस तरह से लिया। तो आखिर संबंध एक को कैसे खोज पाए। तो हम यहाँ पर सवाल से पूछा जा रहा है कि चलो ठीक है, टॉर्जनल बैलेंस ले लिया, उसमें दो गोले ले लिए धातु के, उन दो गोलों के ऊपर आवेश उन्होंने कुछ रखा, और गोले इतने छोटे थे कि जो भी आवेश रखा जाएगा वो उनके बीच की दूरी की तुलना में अगर देखा जाएगा तो बिंदु आवेश की परिभाषा को पूर्ण करेगा। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, आगे हुआ कि कूलम ने निम्नलिखित सरल उपाय सोचा कि मान लीजिए धातु के गोले पर आवेश Q है। अब कूलम क्या सोचते हैं, जरा सोचो। जैसे इन्होंने कहा एक गोला ये है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं गोला, और उसके बीच में एक लकड़ी की या ऐसे ही कुछ उसकी एक छड़ थी, दूसरा गोला था ऐसा। मान लो इस पे आवेश Q है, इस पे आवेश Q है। तो अब कूलम क्या करते हैं, एक दूसरा गोला लेते हैं उतने ही आकार का, और इनको एक दूसरे के पास लाते हैं, टच कराते हैं। जैसे टच कराते हैं तो जैसे ये दोनों गोले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है, जैसे ही ये दोनों गोले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैसे मान लो संपर्क में आए, तो क्या हुआ, जितना भी इसके ऊपर चार्ज था अब वो तुरंत ही इन दोनों सतहों पर आकर के बिखर गया। तो जो चार्ज था वो अब दोनों सतहों पर आकर के बिखर गया। तो उससे क्या हुआ, अब चार्ज संरक्षण का नियम क्या कहता है, चार्ज नए बन तो सकते नहीं हैं। तो पहले एक गोले पे जहाँ Q चार्ज था, अब दो गोले आने पर जो चार्ज था वो बराबर मात्रा में दोनों जगहों पे बंट गया।
तो जो हम लोगों ने बात की थी कि आवेश का संरक्षण का नियम था, वो आवेश के संरक्षण का नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश की योज्यता, आवेश जुड़ते कैसे हैं। तो देखो यहाँ पर Q आवेश था, तो अगर Q/2 को Q/2 से जोड़ दिया जाए तो टोटल चार्ज आपका Q हो जाएगा। तो आवेशों की योज्यता का नियम भी यहाँ पर सही सही काम कर रहा है। तो कूलम ने आवेश के संरक्षण के नियम को आधार बना के और आवेशों की योज्यता के नियम को आधार बना के इस तरह से अपना प्रयोग किया। तो अब क्या हुआ, अब उनके पास इस तरह से टच कराने की वजह से, जरा से इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको टच कराने की वजह से उनके पास चार्ज कितना आ गया, Q/2। उसके बाद फिर एक गोला लाए, फिर उसको टच कराए, जब फिर टच कराए तो जो बचा हुआ Q/2 चार्ज था वो फिर बढ़ गया, तो हो गया Q/4। यहाँ पर Q/4 इसको अलग कर दिया, फिर इसको हटा लिया, अब यहाँ Q/4 चार्ज बचा, फिर एक दूसरा चार्ज लेके आए, वो भी हटा दिया, तो Q/4 Q/8 हो गया, Q/8 हो गया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन दोनों चार्जों को अलग अलग गोलों से टच करा करके इनकी मात्रा बदली। जैसे Q/2 के बीच में बल देखा, फिर Q/4 के बल में देखा, फिर Q/8 के बीच में बल देखा, जबकि इनके बीच की दूरी को वो फिक्स रख रहे थे, एक ही रख रहे थे बराबर। अगले चरण में उन्होंने क्या किया, अगले चरण में उन्होंने जैसे Q/2 लिया और Q/2 के चार्ज थे, उनके बीच की दूरी R थी, तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको 2R कर दिया। फिर Q/2 था, उसको और कर दिया, 4R कर दिया Q/2। फिर बल देखा, तो उन्होंने दो तरह से काम किया। एक तो जो आवेश थे गोलों पर उनको उन्होंने कम ज़्यादा किया, कम ही कर पा रहे थे, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन आवेशों की मात्रा को कुछ फिक्स कर दिया, चाहे Q/2 चाहे Q/4, फिर उनके बीच की दूरी को बढ़ाया या जो भी चेंज किया उसको करके देखा। तो इस तरह से वो बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे। इस दौरान बहुत सारी मुश्किलें भी आ रही थी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जितना हम सरल पढ़ते हैं कि अरे कितना आसान था, ये किया ये होता तो हम भी कर लेते, पर ऐसा नहीं होता है, चीज़ें मुश्किल होती हैं अपने अपने उस स्तर पर। यदि इस गोले को इसके सर्वसम किसी अन्य अनावेशित गोले के संपर्क में रख दे तो आवेश Q दोनों गोलों पर फैल जाएगा। जो मैंने बात कहा है वही चीज़ यहाँ पर शब्दों में लिखा है। समिति के अनुसार प्रत्येक गोले पर Q/2 आवेश होगा। इस प्रक्रिया को दोहराकर हम Q/2 Q/4 आदि आवेश प्राप्त कर सकते हैं। कूलाम ने आवेशों के नियत युगल के लिए दूरियों में परिवर्तन करके विभिन्न दूरियों के लिए बल की माप की। तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक युगल के लिए दूरी नियत रखकर युगलों में आवेशों में परिवर्तन किया। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इस हिस्से को देखो, यहाँ लिखा है कि कूलाम ने आवेशों के नियत युगल के लिए दूरियों में परिवर्तन करके विभिन्न दूरियों के लिए बल की माप की। जो मैंने बताया नहीं था कि R रखा, 2R रखा, 4R रखा, उसके बाद प्रत्येक युगल के लिए नियत दूरी रख करके युगलों में आवेश में परिवर्तन किया। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि दूरी की वैल्यू R ही रखी, उसको Q/2 Q/4 Q/8 इस तरह से परिवर्तन किए। तो आवेशों के विभिन्न युगलों के लिए बलों की तुलना करके कूलाम समीकरण 1.1 के संबंध पर पहुंच गए। तो इस तरह से कई सारे हिट एंड ट्रायल किए और वो जो संबंध हमने ये लिखा है, ये वाला संबंध जो यहाँ पर आपके सामने लिखा है, ये 1.1 यहाँ तक वो पहुंच गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहुंच गए कूलाम। तो कूलाम नियम जो कि एक सरल गणितीय कथन है, उस तक आरंभ में ऊपर वर्णित प्रयोगों के आधार पर पहुंचा गया। यद्यपि इन मूल प्रयोगों ने इसे स्थूल स्तर पर स्थापित किया, लेकिन अब पर परमाणु स्तर यानी जहां R की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम तक भी हो, इसे स्थापित किया जा चुका है। मतलब यहाँ कह रहे थे कि जो टॉर्जनल बैलेंस होता है वो तो एक मतलब बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, बड़े बड़े गोले होते हैं स्टील के। मतलब बड़े गोले क्या, जैसे आप साइकिल में छर्रे पड़े होते हैं ना, उतने बड़े तो गोले उन्होंने लिए ही थे, फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, मॉलिक्यूल की तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के ये गोले हैं। तो शुरुआत में तो कूलम ने इस चीज़ को स्थूल स्तर पर, बड़े स्तर पर बनाया था, लेकिन बाद में समय के साथ साथ बहुत साल हो गए, लोगों ने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट खोज लिए, तो उन्होंने इन गोलों को और मतलब इस प्रयोग को और अच्छे से किया और माइक्रो लेवल पर, परमाणु स्तर पर भी देखा, तो उन्होंने पाया कि कूलम का नियम काम करता है। यहाँ तक कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके अंदर भी कूलम का नियम काम करता है। कूलम ने अपने नियम की खोज बिना आवेशों के परिमाणों को सही संज्ञान के की थी। मतलब कूलम ने जब अपना नियम खोजा था तब वो ये नहीं जानते थे कि
आवेश को कैसे नापते हैं और आवेश के नापने का मात्रक क्या होना चाहिए, इतना नहीं जानते थे। बस ये जानते थे कि जितना चार्ज है उसको कैसे हम कर सकते हैं। वास्तव में इसके विपरीत अनुप्रयोग के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। तो कूलाम के नियम का उपयोग अब हम आवेश की मात्रक को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं। मतलब ये एक आइडिया है जो हम कह रहे हैं कि हम इसी नियम से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितने एक कूलाम आवेश कितना होता होगा, जो कि हम लोग पिछले हेडिंग में पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगले हेडिंग में हम लोग बात करेंगे कूलाम को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। समीकरण 1.1 के संबंध में अब तक K का मान यादृच्छिक है। अब K है एक कांस्टेंट यूज किया गया था, उस K की वैल्यू कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। क्या माने ये हमारे सामने प्रश्न था। तो अब उन्होंने इसको कुछ कहा है कि हम K के लिए किसी भी धनात्मक मान का चयन कर सकते हैं। K का चयन आवेशों की मात्रा का साइज निर्धारित करता है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मात्रकों में K का मान 9.9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। इस चयन के फलस्वरूप आवेश का जो मात्रक प्राप्त होता है उसे कूलाम कहते हैं। तो अब इसके पीछे आगे मैं बात करूंगा कि आखिर K की वैल्यू 9.9 गुणे 10⁻9 ही क्यों आई। ये बात हमने कब जानी, जब हम और अच्छे से इसको तब जान पाएंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इसका जवाब मिलता है, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। वहीं से हमें पता चलता है कि K का ये मात्रक कहाँ से आया, इतना ही क्यों आया, 9.10⁻9 गुणे 10⁻9 ही क्यों, उसके अलावा कुछ क्यों और नहीं। इस सवाल का जवाब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देती है। तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो बताएंगे अभी बीच में आपको। फिलहाल आप इसको एक फैक्ट के रूप में मान के चलिए। तो जिसकी परिभाषा हमने पहले अनुच्छेद 1.4 में दे दी है। समीकरण 1.1 में K का यह मान रखने पर हम पाते हैं कि Q1 Q2 अगर 1 कूलाम हो, R की दूरी 1 मीटर के लिए F की वैल्यू 9 गुणे 10⁻9 होती है। जिससे हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और K की वैल्यू हमने क्या ली, 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर Q1 Q2 1 है तो 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। तो F की वैल्यू सीधे कितनी आ गई, 9 गुणे 10⁻9। अब ये न्यूटन हो जाएगी, तो न्यूटन आ गई। तो अब हम यहाँ से परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो परिभाषा है कि एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे। मतलब जैसे मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन रखा है, उसी जाति का एक और इलेक्ट्रॉन रखा है, और ये दोनों निर्वात में है। निर्वात मतलब जहाँ इन इलेक्ट्रॉनों के अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता और कुछ भी नहीं रहता। तो अगर मान लो एक कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के पास, खैर एक कूलाम नहीं हो सकता, लेकिन मान ले थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास कुछ चार्ज है जिसका एक कूलाम आवेश है, माइनस इलेक्ट्रॉनों का समूह है, इधर भी इलेक्ट्रॉनों का समूह है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों के समूह है एक कूलाम के, सजातीय आवेश हैं दोनों पर और दोनों निर्वात में रखे हैं। मतलब इनके अलावा और कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर इसी सजातीय आवेश को एक दूसरे को 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन के बल से एक दूसरे से प्रतिकर्षित करे। क्योंकि हम सजातीय आवेश ले रहे हैं ना, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे स्पष्ट रूप से। अब भाई 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन का बल बहुत बड़ा बल होता है। इसका मतलब है एक कूलाम चार्ज सामान्य रूप से हम कहाँ डील करते हैं, तो वही लिखा है स्पष्ट रूप से एक कूलाम व्यवहारिक कार्यों के लिए आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है। स्थिर वैद्युतिकी में व्यवहार में इसके छोटे मात्रकों जैसे 1 मिली कूलाम 1 माइक्रो कूलाम का उपयोग किया जाता है। तो हम 1 मिली या माइक्रो कूलाम को समानता यूज करते हैं। बाद की सुविधा के लिए समीकरण 1.1 के नियतांक K को प्रायः K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन रखते हैं। अब वही मैं कह रहा था कि आखिर K की वैल्यू को हमने ऐसे क्यों रखा, एक K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू जो कि 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो आखिर ये कहाँ से आया, इसका जो उद्भव है, इसका जो है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आएगा। विद्युत चुंबकीय थ्योरी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वहाँ से आपको इसका एक
रूट समझ में आएगा, जो कि मैक्सवेल ने कहा था कि वास्तव में ये जो हम कूलाम बल पढ़ रहे हैं या आगे जाके हम चुंबकीय बल पढ़ेंगे, ये एक ही बल के दो रूप हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से इसका तार जुड़ा हुआ है। तो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं, अभी वहाँ इसको उतना डिस्कस करने को मतलब भी नहीं है। आप हम डिस्कस करने को तो कर तो देंगे, पर आपके लिए वो चीज़ें शायद उतने समझ के लेवल पे ना हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर k की वैल्यू 1/4πε को मानते हैं, कांस्टेंट है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ पर ये है, जैसे हम जो मुक्त आकाश है, मुक्त निर्वात जिसको हम कहते हैं, हम कहते हैं कि निर्वात एक ऐसी जगह है जहाँ और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं का मतलब है कुछ पदार्थ नहीं है, वहाँ ऊर्जा है। ऊर्जा अदृश्य रूप में, ऊर्जा हर तरफ है। तो अगर हम और आगे थ्योरी कहती है, फील्ड थ्योरी कहती है कि जो निर्वात होता है, निर्वात में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, लेकिन वहाँ चुंबकीय ऊर्जा, वहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी वहाँ पर मौजूद है। ये ऊर्जा हर तरफ है। वो ऊर्जा जब अपना आकार ले लेती है तो द्रव्यमान दिखाई पड़ता है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = mc²। तो C तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर E = m है। इस फार्मूले से आगे हम लोग ये जानते हैं कि जहां ऊर्जा है, मास जहां है, वहां ऊर्जा है, और इसका उल्टा भी सही है। तो ऊर्जा जब अपने आप को एक तरह की प्रक्रिया, क्वांटाइजेशन की प्रक्रिया के दोहराती है, तो वो ऊर्जा एक मास के रूप में हमारे सामने आ जाती है। और मास तो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता हुआ हम लोग रोजमर्रा में देखते हैं। आप पेट्रोल को जलता हुआ देखते हो, आप गैस सिलेंडर में गैस को खत्म होता हुआ देखते हो, कोयले को जलता हुआ देखते हो। इन सारी घटनाओं में हम देखते हैं कि मास एनर्जी में बदल रहा है। लेकिन कभी हमने समान रूप से ये नहीं देखा कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई, लेकिन ये घटना होती है। पेयर प्रोडक्शन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो जगह है जहां मास नहीं है, निर्वात जिसको कहते हैं, वहां पर भी कौन है? वहां पर भी ऊर्जा है। तो इसीलिए हम निर्वात जहां कुछ नहीं है, वहां पर भी विद्युतशीलता यानी उसकी विद्युतीय गुण को, उसका परावैद्युतांक मतलब उसका एक ऐसा अंक, जो परावैद्युतांक का मतलब एक तरह से मतलब एक ऐसा अंक, एक ऐसा नंबर जो हम निर्वात की विद्युत व्यवहार के साथ जोड़ सकते हैं, ये इसका मतलब है। तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन कहते हैं सिंबल को, एप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। एसआई मात्रकों में एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 8.854 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये इसका मात्रक होता है। तो बल एक सदिश राशि है, अतः कूलाम नियम को सदिश संकेतन में लिखना उत्तम होगा। मतलब बल है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का मान लिखना पड़ेगा, दिशा लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए Q1 तथा Q2 आवेशों की स्थिति R1 और R2 है। अब एक चित्र को हमें देखना पड़ेगा। देखो भाई, एक चित्र हम देखते हैं। यहाँ हमने एक चार्ज ले रखा है, ये देखो Q1 चार्ज है, एक दूसरा चार्ज ले रखा है Q2 चार्ज है, और हम कहीं O बिंदु पर खड़े हैं। तो हमने ओ कोई भी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन हो सकता है, कहीं जहां हम खड़े हम उसको O मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमसे R2 दूरी पर चार्ज Q2 है, हमसे R1 दूरी पर चार्ज Q1 है। तो हम ऐसे खड़े, हम एक चार्ज Q1 देख रहे हैं, एक चार्ज Q2 को देख रहे हैं। तो हमने देखा कि उन दोनों के बीच की जो दूरी है, मतलब हमसे R1 दूरी है, हमसे R2 दूरी है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R2 - R1 के बराबर है। और ये सब बोल्ड में लिखे हुए हैं, सब मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये सब वेक्टर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये सारा वेक्टर है, मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर वेक्टर, क्योंकि मुझे लगाने की सहूलियत है, बट ये सब वेक्टर के फॉर्म में है। तो अब देखो यहाँ पर सेंटेंस को हम शुरू करते हैं। हम Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल को F12 कहते हैं। अब ये एक भाषा को यहाँ पर बना रहे हैं कि जैसे ये बल है, ठीक है। तो पहला अक्षर होगा किस पर, मतलब बल किस पर लग रहा है, जिस पर लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, और दूसरे में किसके द्वारा लग रहा है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है। इस चीज को याद रखो कि पहला है कौन बल से प्रभावित हो रहा है, और दूसरा है किसके द्वारा प्रभाव बनाया जा रहा है। जैसे कोई कहता है कि बल, अब इसको कैसे लिखें, जैसे समान रूप से ये है ना कि भाई कोई व्यक्ति है जिसने एक साइन कर दे
तो मतलब बहुत सारा फायदा हो जाए। जैसे एक हमारा सरकारी दफ्तर में कर्मचारी है, उस पर बड़ा दबाव लोग लगा रहे हैं, भाई तुम साइन करो ताकि हमारा फायदा हो जाए। तो यहाँ पर बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है? वो जो बाहर के लोग हैं, हो सकता है कोई व्यवसायी हो या कुछ नॉन सोशल एलिमेंट हो, और किसके ऊपर लग रहा है? उस व्यक्ति पे दफ्तर के अंदर काम कर रहा है। तो जिस पर बल लग रहा है उसको भाई पहले देखो, उसकी शिकायत पहले सुनो, क्यों उस पर लगाया जा रहा है, और किसके द्वारा लगाया जा रहा है उनको भी देखो। तो अगर हमने कहीं F12 लिखा है, इसका मतलब है 1, यानी चार्ज Q1 पर आरोपित बल की बात हो रही है, और Q2 के द्वारा आरोपित बल की बात हो रही है। Q2 के तथा Q2 के द्वारा तथा Q1 के द्वारा Q2 पे लगाया जाए। अगर प्रभाव Q2 पड़ रहा है तो F21 लिखा जाएगा। प्रभाव 2 पे पड़ रहा है, किसके द्वारा? 1 के द्वारा, तो उसको हम F21 के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये एक भाषा है जो किताब हमको कह रही है कि हम चलो इस तरह से अगर हम बात करें तो हम अपनी चीज़ों को और अच्छे समझ सकते हैं। और दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 को सुविधा के लिए 1 और 2 अंक द्वारा व्यक्त किया गया है। साथ ही साथ 1 से 2 की ओर जाते हुए सदिश को R21 द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। अब बल के लिए एक और है और दूरी के लिए एक और तरीका है। दूरी के लिए कह रहे हैं जैसे R है, ठीक है, तो R में पहला है कहां से दूरी ले रहे हो और कहां तक ले रहे हो। तो अगर आप जिसके ऊपर बल लग रहा है, चार्ज Q1, वहां से शुरू करो तो उसको 1 लिखो, और जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है उस तक जा रहे हो तो उसको 2 लिखो। तो ये R21 का मतलब क्या? सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। R2 मतलब ये ऐसे होगा, कहां से मतलब किसके द्वारा बल लग रहा है। बाहर से बल लगाया जा रहा है R2 के द्वारा, और कहां तक लग रहा है? R1 तक। R2 बल लगा रहा है ना, किस पर बल लगा रहा है? जिस पर बल लगा रहा है उसकी स्थिति यहां होगी, और जिसके द्वारा लगाया जा रहा है उसकी स्थिति यहां होगी। तो याद रखना, ये नोटेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको अपनी लॉजिक के थ्रू देखोगे तो आप थोड़ा मेरे ख्याल से समझ जाओगे। F12 का ये स्थिति होती है, जिसके ऊपर बल लग रहा है उसको पहली पोजीशन देते हैं बल के मामले में, और दूरी के मामले में उसको दूसरी स्थिति रखते हैं, और जहां जिसके द्वारा लगाया जा रहा बल उसको हम बल के मामले में दूसरी स्थिति रखते हैं, और दूरी के मामले में पहली स्थिति रखते हैं। तो ये एक नोटेशन है हमारे साथ में, ठीक है। चलिए, पेंसिल भी हमारी डिस्चार्ज हो रही है। अभी इसमें नोटिफिकेशन आया है कि बहुत कम चार्ज है इसके ऊपर। तो इतना हम लोगों ने कर लिया है। आगे जो हम मिलेंगे तो हम थोड़ा सा इसके वेक्टर फॉर्म वगैरह के बारे में बात करेंगे, और फिर और उसके जो प्रकार है उनके बारे में बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।